हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो क्वेश्चन 1 है हु आई एम। ओके, मैं कौन हूँ ये एक्सप्लेन करना है, बताना है उसका नाम। तो हु आई एम, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, वहां से वो कौन है वो हमें पहचानना है। तो देखो, आई एम एटीपी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। कौन एटीपी प्रोड्यूस फैक्ट्री? फैक्ट्री कौन प्रोड्यूस करता है? तो है मिटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट है आई एम सिंगल लेयर्ड बट मेंटेन सेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर। एक ये सिंगल लेयर्ड है बट ये सेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन रखता है, तो ये कौन है? तो वॉक्यूली। ओके, तो वॉक्यूली ये है जो कि सिंगल लेयर्ड है बट ये सेल्यूलर ऑस्मिक प्रेशर भी मेंटेन रखता है। देन आई सपोर्ट द सेल बट आई एम नॉट सेल वॉल। आई सपोर्ट द सेल, ये सपोर्ट को सेल करता है बट वो सेल वॉल नहीं है। एंड आई हैव अ बॉडी रिसेंबलिंग नेट, एंड उसको एक बॉडी रिसेंबलिंग नेट है। तो कौन है ऐसा? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। क्या है? इंडोप्लास्टिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट है आई एम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। हाँ, मैं वो केमिकल फैक्ट्री हूँ सेल का। तो क्या आएगा? तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स कैन बी कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री एज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है तो उसको केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को, इन केस ऑफ प्लांट सेल। देन रिबोसोम्स आल्सो synthesize protein, so those can also be called as chemical factory. Then Golgi complex, ये है secretory function provide करता है, hence it is also called as the factory. Then mitochondria, though mainly refer to a powerhouse of the cell, it is also mentioned as a chemical factory. ये एक powerhouse है but इसे भी आप chemical factory as a बोल सकते हो। नेक्स्ट, लीव आर ग्रीन बिकॉज ऑफ मी। लीव्स मेरे कारण ही ग्रीन रहते, तो क्या है वो? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ही सारे लीव्स जो हमें दिखते हैं वो ग्रीन रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैव हैपन इफ, क्या होगा अगर आरबीसी हैज मिटोकॉन्ड्रिया। अगर आरबीसी को मिटोकॉन्ड्रिया है तो क्या होगा? तो मिटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूअसली कैरी आउट ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म एनर्जी इनसाइड द सेल। तो ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली ऑक्सीडेशन प्रोवाइड कैरी आउट करते हैं, तो उसके कारण क्या बोलती? सेल को एक एनर्जी मिलती, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। सो दे प्रोड्यूसेस एनर्जी रिच कंपाउंड। तो एनर्जी रिच कंपाउंड क्रिएट होते हैं जैसे कि एटीपी हो गया। सो इन दिस प्रोसेस दे यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज होता है, फैट यूटिलाइज होता है, जो प्रोटीन है सेल के अंदर प्रेजेंट वो भी यूटिलाइज होता है। सो इफ आरबीसी हैज मिटोकॉन्ड्रिया दे वुड हैव यूज्ड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस। तो अगर आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी को अगर मिटोकॉन्ड्रिया होगा तो ये क्या कर लेंगे? जो ऑक्सीजन है तो वो खुद के पर्पस के लिए यूज कर लेंगे। देन कैरिंग इट टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी को प्रोवाइड करने के बगैर वो इसी प्रोसेस में यूज कर देंगे और सेल को किसी भी तरह का ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, देयर had been no difference between mitochondria and प्लास्टाइड्स। तो देखो, मिटोकॉन्ड्रिया जो है कैरी आउट ऑक्सीडेशन फॉर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ओके, बट प्लास्टाइड्स आर सिंथेसाइजिंग द कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। और ये जो प्लास्टाइड्स है वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं एंड क्लोरोफ्लाइन। But both the cells organelles have their own set of different enzyme as per their role. तो ये दोनों को क्या है? ये जो दोनों सेल ऑर्गेनल्स है तो उनका खुद का अलग अलग रोल है as per the different enzyme. So if there would be so there would have been no difference between the mitochondria and plastids. The specific functions would not have been taken place. तो कोई भी एक specific function consider नहीं होगा। नहीं, genes has been absent on the chlorosomes. तो देखो, जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट, ये एक फंक्शनल सेगमेंट है ऑन द क्लोरोसम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। जो एक हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं जीन्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड नॉट बीन सिलेक्टिवली परमिएबल। तो देखो, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन अलाउ सम सब्सटेंस टू एंटर द सेल। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जो रहते हैं वो कुछ सब्सटेंस को अलाउ करते हैं सेल के अंदर एंटर करने के लिए, व्हाइल प्रिवेंट अदर अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस। और जो अदर अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस है उसको वो एंटर करने से प्रिवेंट करता है। सो इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड नॉट हैव बीन सिलेक्टिवली परमेएबल, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल नहीं रहेंगे तो देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो क्या होगा? कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। सो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड आल्सो बी इनॉर्मस इन सच अ केस। तो ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है ये भी क्या हो जाएगी? इरोनस हो जाएगी इन दैट केस। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन
had not been selectively permeable. Next, plants locked anthocyanin. तो देखो ये जो plants lack anthocyanin, तो क्या है ये plant lack anthocyanin, no part of plant would display purple or blue color. अगर एंथोसिनिन ही नहीं है ना तो क्या हो जाएगा, जो प्लांट में कुछ पर्पल या फिर ब्लू कलर की बॉडी होगी तो वो दिखेगी ही नहीं हमें. So anthocyanin attracts the insects of pollination and seed dispersal. So this process will be affected due to the lack of anthocyanin. तो अगर ये प्रोसेस एंथोसिनिन ही नहीं रहेगा तो ये जो पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल की प्रोसेस है ये परफॉर्म ही नहीं हो पाएगी, ये अफेक्ट हो जाएगी. एंड these pigments are also said to be protective in nature for plants. So this protection will not given to the plant in the absence of एंथोसिनिन. तो अगर एंथोसिनिन ही ना absence रहेगा तो क्या होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, हु इज ऑड मैन आउट अमंग अस गिव्स द रीजन. सो न्यूक्लियस, मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसमें से जो न्यूक्लियस है तो ये क्या है, ऑड मैन आउट है, क्योंकि जो अदर है वो सेल ऑर्गेनल्स है, बट न्यूक्लियस इज नॉट अ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द काइटोप्लाज्म. ओके, नेक्स्ट है डीएनए, रिबोसोम्स एंड क्लोरोफाइल. तो इसमें क्या है, क्लोरोफाइल ऑड मैन आउट है क्योंकि डीएनए एंड रिबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल, ये दोनों में अवेलेबल रहता है, बट जो क्लोरोफाइल है ये प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. नेक्स्ट है गिव द फंक्शन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. तो देखो आंसर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेंबर. तो ये एक सिलेक्टिवली परमेबल मेंबर की तरह एक्ट होते हैं. सो इट अलाउज द एंट्री ऑफ दोज यूजफुल सब्सटेंस व्हिच आर नीडेड फॉर द सेल. तो ऐसे यूजफुल सब्सटेंस को वो एंट्री अलाउ करता है जो कि सेल के लिए जरूरी है. एंड इट डज नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस. तो जो भी हार्मफुल रहेंगे सेल के लिए या फिर अनवांटेड रहेंगे उनकी एंट्री वो क्या कर देता है, डिसअलाउ कर देता है, तो वो उनको एंटर ही नहीं करने देता. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कीप्स द होमियोस्टेसिस इन द सेल. तो वो होमियोस्टेसिस रखते हैं सेल में. द सेल इज केप्ट इन स्टेडी स्टेट इवन इफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस. तो अगर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो भी वो सेल को स्टेडी स्टेट में ही रखता है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल. सो ये एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडोकाइटोसिस एंड एक्सोकाइटोसिस. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही पॉसिबल होती है. सो इन एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल. तो एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव सेल कौन सा होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. नेक्स्ट है काइटोप्लाज्म. So cytoplazms क्या है, all the cell organelles are spread in the cytoplasm of a cell. तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे स्प्रेड रहते हैं काइटोप्लाज्म में. द काइटोप्लाज्म इज द मीडियम फॉर मेनी सेल्युलर केमिकल रिएक्शन. तो एक ये मीडियम हो गया जो अदर सेल्युलर केमिकल रिएक्शन है उसके लिए. सो काइटोसोल हु इज द पार्ट ऑफ काइटोप्लाज्म सच अदर देन सेल ऑर्गेनल stores many vital substances like the amino acid, glucose, vitamin etc. तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन को भी ये स्टोर रखता है. देन काइटोसोल आल्सो हेल्प्स इन द सेल्युलर मूवमेंट. तो सेल्युलर की मूवमेंट होने में काइटोसोल भी एक हेल्प करता है. नेक्स्ट है लाइसोसोम. तो लाइसोसोम क्या है, तो देखो लाइसोसोम्स ये हो गया उसका सिंबल. तो लाइसोसोम हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ अटैकिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड देयरबाय हेल्प इन द इम्यून रिस्पांस. तो मोस्टली वो क्या करता है, जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है जो कि अटैक करने वाले हैं तो उनको वो डिस्ट्रक्ट कर देता है, और डिस्ट्रक्ट करने के कारण क्या हो जाता है, जो इम्यून रिस्पांस है उसको वो हेल्प करता है. सो जो लाइसोसोम्स एक्ट एज अ डिमोलिशन squad. So they destroy the worm out cells, organelles and organic debris. तो जो भी worm out cells उसको वो destroy कर देता है. And this process is called as the autolysis. इस process को autolysis बोलते हैं. Which all the pigments self destruction. Okay, so they are also called the suicide bags as in the worm out. इनको suicide bag भी कहा जाता है या फिर ये डैमेज कर देते हैं ओल्ड सेल्स को. देन लाइसोसोम्स ऑटोमेटिकली बर्स्ट. तो आइसोसोम ये ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाता है. So the lytic enzyme is present in the lysosome digest their own cell. तो जो lytic enzyme रहता है लाइसोसोम में तो वो खुद के ओन सेल्स को डाइजेस्ट करता है.
So lysosomes can digest the stored protein fat during the starvation. So starvation के प्रोसेस में जो फैट प्रोटीन्स रहते हैं स्टोर हुए होते तो उनको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है वॉक्यूली। तो वॉक्यूली क्या है देखो, तो वॉक्यूली मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल का उसको मेंटेन करने का काम करता है। सो वेरियस मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स सच एज ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, वाटर एक्सेट्रा आर स्टोर इन द लाइसोसोम। तो ये जो वेरियस बायोमेटालिक प्रोडक्ट्स है या फिर एंड प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि गाइक्लोजेन हो गया, प्रोटीन हो गए, वाटर हो गए, तो उनको वो स्टोर करके रखता है लाइसोसोम ने। सो इन फूड वल्काई ऑफ अमीबा द फूड इज टेम्पररी स्टोर टिल डाइजेशन। तो ये अमीबा के केस में क्या रहता है, जो फूड है ना वो टेम्पररी स्टोर रहता है टिल द डाइजेशन प्रोसेस। In other animal cells, vacuoles can store the waste product and food. तो अदर एनिमल सेल में क्या रहता है, ये जो वॉक्यूलीज है ना ये वेस्ट प्रोडक्ट और फूड को स्टोर करके रखता है। तो वॉक्यूलीज ऑफ प्लांट सेल कैन प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी एज इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ सेल सैप। इनमें बहुत अच्छे से सेल सैप रहते हैं इसलिए वो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो ये हो गया न्यूक्लियस की डायग्राम, जैसे कि क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, यहाँ पे है ये न्यूक्लियर पोर्स है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो क्या है उसका मेन, तो देखो न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ एंटायर सेल। जो एंटायर सेल है उनका कंट्रोलिंग सेंटर कौन है, न्यूक्लियस है। सो इट कंट्रोल्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है सेल की वो ये कंट्रोल करता है। द सेल डिवीजन इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूक्लियस। तो सेल की डिवीजन भी न्यूक्लियस के कारण ही पॉसिबल है। The chromosomes presence in the nucleus carry the genes। तो जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में वो जीन्स कैरी करता है। एंड these genes are responsible for the transmission of hereditary character from paternal generation to the next generation। तो ये जो जीन्स रहते हैं यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को जो हेरिडिटरी है वो ट्रांसफर करने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव्स मी द कलर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। इस केस में कॉलम ए में जो ऑप्शंस है ना उसको हमें कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो देखो रेड टोमेटो, तो रेड कलर किसके कारण आता है, तो रेड टोमेटो कलर आता है लाइसोपाइन के कारण। ओके सो ये हो गया लाइसोपिन। नेक्स्ट है ग्रीन लीफ, क्लोरोफाइल के कारण ग्रीन लीफ मीन्स ग्रीन कलर हमें दिखता है। देन कैरेट, कैरेट का क्यों है, कैरेटिन के कारण कैरेट ये कलर, कैरेट का कलर हमें दिखता है जो कि ऑरेंज है। देन वॉलेट कलर, तो वॉलेट क्यों, एंथेसिनिन के कारण हमें ये दिखता है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे एक्सरसाइज था चैप्टर 10 वो कंप्लीट होता है। ऐसे आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ। थँक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा।